जब कभी भी हम इनकम टैक्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में बहुत तरीके के सवाल होते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, किस तरीके से आपकी इनकम पे टैक्सेस कैलकुलेट होता है। बहुत तरीके की कंफ्यूजन्स होते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पर्सनल टैक्सेस रिलेटेड कुछ सवालों के आंसर करने में, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले किस तरीके से आप टैक्सेस पे करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। अगर हम टैक्सेस की बात कर ले तो बेसिकली हम 2 तरीके से टैक्सेस पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसमें भी मल्टीपल टाइप के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि पर्सनल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्सेस हो गया। पर्सनल टैक्स की बात करें तो जो आपकी इनकम होती है उस पे आपका एम्प्लॉयर कुछ टैक्सेस डिडक्ट करके आपको सैलरी देता है, वो टैक्सेस वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस। कैपिटल गेन टैक्सेस की बात कर ले तो स्टॉक मार्केट से आपको प्रॉफिट होता है, उस पे जो टैक्सेस पे करते हैं वो होता है कैपिटल गेन टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये वो टैक्सेस होते हैं जो कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। आप किसी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उस पे एडिशनल टैक्सेस पे करते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। इसके अलावा आप सर्विस टैक्स पे करते हैं, एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं। इस तरीके से जो भी इनडायरेक्टली आप टैक्सेस पे करते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में, जो कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो वहां पर आपको अक्सर कंफ्यूजन होती होगी कि 2 टैक्स रेजिमेस अवेलेबल हैं, न्यू टैक्स रेजिमे एंड ओल्ड टैक्स रेजिमे। वेल, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, तो चाहे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और वहां पर आपको अप टू 20 लाख सैलरी पे कितने टैक्सेस पे करने होंगे अंडर न्यू टैक्स रेजिमे एंड ओल्ड टैक्स रेजिमे, वो पूरा कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिमे की बात करें और उसके टैक्स स्लैब्स की बात करें तो उसमें बेसिकली 4 टैक्स स्लैब हैं। 0 से 2.5 लाख में आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। 2.5 से 5 लाख के बीच में आप 5% टैक्सेस पे करते हैं, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो उस केस में जो भी टैक्सेस बनते हैं उस पे आपको गवर्नमेंट पूरा रिबेट दे देती है। 5 से 10 लाख के बीच में आप 20% टैक्सेस पे करते हैं। 10 लाख से अबव अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है तो उस केस में आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इसके साथ में ही न्यू टैक्स रेजिमे की बात कर ले तो यहाँ पे 6 टैक्स स्लैब हैं। अप टू 3 लाख तो आप यहाँ पे कोई टैक्सेस पे नहीं करते। 3 to 6 लाख 5% टैक्सेस पे करते हैं। 6 to 9 में 10%, 9 to 12 में 15%, 12 to 15 में 20% टैक्सेस पे करते हैं, और 15 लाख से अबव अगर आपकी सैलरी है तब जाकर आप 30% टैक्सेस पे करते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स रेजिमे को कंपेयर करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल टैक्स ब्रैकेट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं न्यू टैक्स रेजिमे में, और टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव न्यू टैक्स रेजिमे को इंट्रोड्यूस करने का यही है कि टैक्स फाइलिंग को सिंप्लीफाई किया जाए, और यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नहीं दिए जाते हैं, ताकि आप जो भी सेविंग करें वो केवल टैक्स बचाने के लिए ना करें, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और अपने गोल्स के लिए करें। ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको अप टू 70 एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिससे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। जबकि न्यू टैक्स रेजिमे में आपको केवल 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस करते हैं, और उसके बाद उस पूरे अमाउंट पर टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं एज पर दी टैक्स ब्रैकेट। न्यू टैक्स रेजिमे में तो आपको कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ही नहीं। ओल्ड टैक्स रेजिमे में हमें मल्टीपल टाइप के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मिलते हैं, उनको क्विकली हम अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरीके से किस सेक्शन के अंडर में हम कितने टैक्सेस बचा सकते हैं। सबसे पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपकी जितनी भी सैलरी होती है उसमें से अगर आप एग्जेम्पशंस माइनस करेंगे तो बनेगा टैक्सेबल सैलरी इनकम। उसमें से अगर डिडक्शंस आप माइनस करेंगे तो नेट टैक्सेबल इनकम। इसी नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं, जो कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब हम बात कर लेते हैं उन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के बारे में जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है एचआरए का एग्जेम्पशन। एचआरए पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको एचआरए कैलकुलेट करना चाहिए तो उसके लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पे बहुत तरीके की क्वेरीज भी आंसर करने की कोशिश की है कि अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हैं और आपकी अपनी भी हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे डिफरेंट सिटी में सेम सिटी में, उस केस में आप कैसे दोनों में एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं।
HRA कैलकुलेट करने टाइम में आपको 3 कंडीशंस पे फोकस करना होता है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि आपकी सैलरी में HRA का कंपोनेंट होना चाहिए, कितना HRA मिला है उस अमाउंट को आपको चेक करना है। सेकेंड है 50% ऑफ बेसिक एंड DA अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, नॉन मेट्रो के केस में ये 40% होता है। थर्ड कंडीशन है एक्चुअल रेंट पे माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड DA। तीनों ही कंडीशन में जो लीस्ट अमाउंट होगा उस हिसाब से आपका पूरे साल का HRA का अमाउंट कैलकुलेट होता है और उस अमाउंट को आप अपनी इनकम से रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड आता है 80C का डिडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है क्योंकि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 6.5 लाख रुपए है, उस केस में अगर 1.5 लाख का ये पूरा डिडक्शन आप हटा दें तो आपकी सैलरी हो जाएगी 5 लाख और उस पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्सेस बचा सकते हैं। कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं उस केस में यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। फिर है नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिट लिंक प्लान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी अच्छे खासे इंटरेस्ट मिल जाता है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर आपकी कंपनी EPF काटती है तो उस केस में आप उस अमाउंट को भी 80C के डिडक्शन में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने घर खरीदा हुआ है तो उसके लोन पे जो प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं वो भी 80C के डिडक्शन की कैटेगरी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं 80CCD 1B एंड 80CCD 2। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं और NPS पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर एडिशनल 50,000 रुपीज तक के अमाउंट पे आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर इस स्कीम में आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ रिटायरमेंट के लिए सेविंग भी हो जाती है। 80CCD 2 अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर कंट्रीब्यूट करता है तो उस अमाउंट पे भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 80D की, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लिया है तो उस केस में भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। कितने का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं इस टेबल से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए लिया है तो अप टू 25K तक के अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि 60 से कम है उनके लिए भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वहाँ पर 25K तक के अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर उनकी एज 60 से अबव है तो एक अलग लिमिट है, अगर आप सबकी एज 60 से अबव है तो क्या लिमिट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में भी 5K तक के अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग ITR। लीव ट्रैवल अलाउंस की बात कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी में लीव ट्रैवल अलाउंस का कंपोनेंट है तो उस पे भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर अगर 2 बार आप ट्रैवल करते हैं तो टू एंड फ्रो का जो किराया होता है, चाहे रेल का हो चाहे एयर फेयर हो, तो उस अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपका जो LTA का कंपोनेंट है उससे ज़्यादा आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने किसी साल में ट्रैवल किया, आपका एयर फेयर कॉस्ट है 40,000 रुपीज़ और LTA आपको मिलता है आपकी सैलरी में 30,000 रुपीज़ का, तो आप 30,000 रुपीज़ तक के ही अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 80E। अगर आपने अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उस अमाउंट पर भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं अप टू 8 इयर्स तक अगर आप वो लोन पे कर रहे हैं वहाँ पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितने का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उस लोन को रिपे करने में उस पे पूरे टैक्सेस माफ हो जाएंगे। सेक्शन 24 की बात कर ले, अगर आपने अपना घर खरीदा है और लोन पे खरीदा है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे भी आप अप टू 2 लाख तक के अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। अब हम बात कर लेते हैं आप कितने टैक्सेस पे करते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले आ जाता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के केस में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ऑन ईयरली बेसिस जो कि बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है वो TDS काट के क्रेडिट करती है। तो अप टू 40,000 तक के इंटरेस्ट पे तो आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। फॉर अ सीनियर सिटीजन 50,000 तक का अमाउंट माफ होता है, उससे ऊपर के अमाउंट पर 10% का TDS बैंक आपको काट के क्रेडिट कर देती है। और इसके अलावा जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है उसमें जो प्रॉफिट होता है आपको वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट इनकम पे। उस पे जो प्रॉफिट होता है तो उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने होते हैं। 2 तरीके के कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आप स्टॉक्स को विद इन 1 ईयर बेच देते हैं और उस पे जो प्रॉफिट होता है उस पे आपको 15% के हिसाब से STCG पे करना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब आप अपने स्टॉक्स को आफ्टर 1 ईयर सेल करते हैं तो उस केस में प्रॉफिट्स पे आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अप टू 1 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। उससे ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस पे आपको 10% टैक्सेस पे करने होंगे। ये सारी डिटेल्स ही पर्सन टैक्सेस से रिलेटेड जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हैं डायरेक्टली। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।